नमस्कार दोस्तों, हमारे इस विश्व भारती चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो का शीर्षक यानी टाइटल है पॉलिटिकल एंड ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट करियर। इसका मतलब है राजनीतिक कार्यकर्ताओं का भविष्य अब खत्म। ये वीडियो में जो हम जानकारी देने जा रहे हैं, आप गौर कीजिए कि ये जानकारी ना आपको इंटरनेट पर कहीं मिलेगी, ना यूट्यूब पर, ना कहीं पर। तो इस वीडियो को आप सभी लोग जो हैं वो पूरा देखें और ये पूरी जानकारी प्राप्त करें। ये गौर से सुने, ध्यान से सुने और ये पूरी जानकारी प्राप्त करें। अगर आप सामान्य जनता, आम इंसान हैं तो भी आपको ये जानकारी कहीं नहीं मिलेगी और आपके लिए ये सब जानकारी लेना और समझना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपको मालूम पड़ सके कि इस समाज में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और अगर आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं तो आपको तो ये जानना और भी ज़रूरी है कि आप जहां समय दे रहे हैं वहां पर क्या आपने समय देना चाहिए, क्या वो वर्थ इट है, क्या आपको उसके रिटर्न्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, या फिर आपका भविष्य क्या होगा। ये जो आप दे रहे हैं इसका अगर आपको रिटर्न्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, यानी आपका भविष्य क्या होगा, ये आपने जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको सबसे पहले एक बात आपको बता दूं बैकग्राउंड, कि अभी आपने हाल ही में यानी कल ही सुना होगा कि गांधी परिवार के सबसे निष्ठावंत जितेंद्र प्रसाद, इन्होंने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया, ज्वाइन कर लिया और उनको केंद्रीय स्तर पर ये सब हुआ है। तो आपको ये भी बता दूं कि जितेंद्र प्रसाद ये वो लीडर हैं, हालांकि यंग हैं, कुछ ऐसा मालूम पड़ रहा है कि 47 यानी 47 उनकी उम्र है। तो उनके पिताजी भी कांग्रेस के निष्ठावंत रह चुके हैं। जब इनके पूरा परिवार गांधी परिवार का निष्ठावंत रह चुका है, कांग्रेस का निष्ठावंत रह चुका है, उसके बावजूद अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं तो वो यूं ही तो नहीं आते होंगे। अब वो क्या है क्या नहीं है इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये पार्श्वभूमि आपको बता दी जिस वजह से ये पूरी जानकारी देने का अवसर आया है या पैदा हुआ है। आपको एक और बात बता दें कि पिछले 70 साल में जो भी यहाँ राजनीति चलती थी वो ज़्यादातर ये चमचे, चेले चपाटे, ये इनका ही भविष्य बनता था और ये एक परिवार की सेवा करते रहते थे। कौन से परिवार की आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सब में से 1998 या 1999 में एक पार्टी तैयार हुई, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी राष्ट्रवादी पार्टी जिसे कहा जाता है, एनसीपी। तो इस पार्टी में एक है कि कार्यकर्ताओं का आज भी हमने देखा है कि पूरा ध्यान रखा जाता है। उनके कोई कार्यकर्ता की समस्या हो तो उनके शहर लेवल के नेता हो, जिला लेवल के नेता हो या प्रदेश के लेवल के नेता हो, आज भी उस कार्यकर्ता की खुद जाकर के मदद करते हैं और या फ़ोन करते हैं, जिस भी तरीके से हो सकता है उनकी पूरी पूरी मदद की जाती है। लेकिन बहरहाल हमारा विषय राष्ट्रवादी या एनसीपी नहीं है, हमारा विषय कुछ और है। तो आपको उस विषय पर हम वापस आते हुए आपको ये बता रहे हैं कि सन 2014 से या उसके पहले से ही सबको ये उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी ये एक बहुत डिसिप्लिन्ड कैडर यानी डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता, शिस्त वाले, डिसिप्लिन वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी है और वहाँ सब सीधा सीधा काम होता है, कोई गड़बड़ कोई ये नहीं होता है, सब लोग डिसिप्लिन में रहते हैं और हर काम डिसिप्लिन और सिस्टम से होता है। और ख़ास करके 1995 में से लेके 2000 तक जब ये शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार थी, उस समय मुख्यमंत्री थे श्री मनोहर जोशी जी और उप मुख्यमंत्री थे श्री गोपीनाथ मुंडे जी। तो उस समय उन्होंने कार्यकर्ताओं को जिस तरह का बर्ताव दिया, बहुत अच्छा बर्ताव दिया, सम्मान दिया, सम्मान दिया और उनके स्वाभिमान को उन्होंने बहुत अच्छे से रखा, सेल्फ रिस्पेक्ट से रखा उनको। और जिसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ कार्यकर्ताओं का ही नहीं और भी जो साधारण जनता का भी जो है भारतीय जनता पार्टी में और विश्वास बढ़ गया। लेकिन इसके बाद जब 2014 में, यानी ये मैंने आपको बात बताई 1995 से 2000 तक, लेकिन जब 2014 में जब केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद भी लोगों की जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास था वो और बढ़ गया। और उसके तुरंत कुछ महीनों बाद जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए, क्योंकि ये सबकी जो शुरुआत है, मैं आपको जहाँ लेके जाना चाहता हूँ, जो बातें समझाना चाहता हूँ, उसका संबंध सीधा सीधा महाराष्ट्र से है, क्योंकि ये सबकी शुरुआत ही महाराष्ट्र से हुई है। तो आप गौर से सुनिए ये सब बातें। और एक और आपसे निवेदन करूँगा कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वो बेल का आइकन को क्लिक करने के बाद ऑल पर क्लिक करें, ताकि आपको इस तरह की सही जानकारी, एकदम अचूक और एक्यूरेट जानकारी आपको समय पर उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। आपको ये वीडियो समय पर आप देखते रहिए, समय पर जानकारी लेते रहें, इसलिए आप सभी से निवेदन है। और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो 2014 में जब ये देवेंद्र फडणवीस उसके बाद मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र में,
तो लोगों को और कार्यकर्ताओं को भी ये उम्मीद थी, अपेक्षा थी कि उनका ध्यान रखा जाएगा, लोगों के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगे, कार्यकर्ताओं की भी जो कठिनाइयाँ हैं, प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगे। और जिन कार्यकर्ताओं ने अपने पार्टी के लिए खून दिया है, पसीना बहाया है, लाठियां की मार खाई है आंदोलन करके, और उसके बाद ये सरकार आई है, कोई सरकार ऐसे आसानी से नहीं आई है, तो उनके साथ न्याय होगा। उन्हें जो है इतने साल का अनुभव है, तो उनको पार्टी में प्रमोशन मिलेगी। कोई जिला पर है तो उसको मुंबई स्तर पर लिया जाएगा या शहर स्तर पर लिया जाएगा, कोई शहर स्तर पर है तो उसको प्रदेश स्तर पर लिया जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं होते हुए 2016 से कुछ विपरीत उल्टी बातें चालू हो गई, क्योंकि उस समय की जो जानकारी मिल रही है कि ये पूरा जो निर्णय है यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष नहीं लिया करते थे भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के, लेकिन वहाँ पर वो देवेंद्र फडणवीस जो है ये सब निर्णय लेते थे संगठन के बारे में भी। तो 2016 के लगभग मार्च अप्रैल से या उसके लगभग उसी समय से कुछ 1-2 महीने आगे पीछे, तो वहाँ पर सिर्फ बाहर के पार्टियों के नेताओं का उस पार्टी में प्रवेश हुआ, आगमन हुआ, और वो आते हैं तो वो अपने साथ में पूरे उनका जो झुंड है वो लाते हैं, वो 25-50 कार्यकर्ता, 100 कार्यकर्ता जो भी होते हैं, और कुछ कार्यकर्ता तो बाद में भी उनके पास आते हैं देख के कि भाई इनको जो है प्रदेश स्तर का ये नियुक्ति मिली है या शहर स्तर की मिली है, वो हिसाब से। और फिर उसके बाद इनके ये निष्ठावंत कार्यकर्ताओं की नियुक्तियाँ होती हैं अपने अपने लेवल पे, यानी वो चाहे प्रदेश हो चाहे शहर हो सॉरी। तो और इस तरह की पूरा जो ये सब है ये चलता रहता है। इसमें क्या होता है कि जो ओरिजिनल जो निष्ठावंत कार्यकर्ता हैं वो हो जाते साइडलाइन, और वही हुआ महाराष्ट्र में भी। और जो निष्ठावंत कार्यकर्ता जैसे साइडलाइन हुए तो उन्हें ना तो पार्टी में कोई ये इतना अनुभव होते हुए और जानकारी होते हुए और सक्षम होते हुए ना उन्हें कोई पार्टी की जवाबदारी मिली, ना कोई नियुक्ति हुई पार्टी में, और ना ही उनको सरकारी यानी वहाँ के राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के मंडल, महामंडल यानी ओएनजीसी के ट्रस्टी कहिए, या वहाँ सिद्धिविनायक या महालक्ष्मी मंदिर के ट्रस्टी कहिए, या वहाँ के सरकार के जो भी जो और दूसरे मंडल, महामंडल यानी कमेटियाँ और ये सब जो हैं, इसके ऊपर कहीं भी उनकी नियुक्ति नहीं की गई किसकी, तो ये सब नए आए हुए लोगों की, जिसका नतीजा बहुत ही अजीब हुआ। क्योंकि ये तो मिलीजुली सरकार थी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की, तो शिवसेना के मंत्रियों को भी उस समय लगता है कि सही से काम नहीं करने दिया जा रहा था, तो वो अंदर ही अंदर शायद देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ रहे होंगे। खैर, उसके बाद जब इसका नतीजा मिला 2019 में कि वहाँ पर जो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश की इकाई यानी वहाँ के प्रदेश स्तर के नेता और केंद्र के नेताओं को ये उम्मीद थी कि जो वहाँ का बहुमत है 144 सीटों का, उसमें से एक 10-20 सीटें जो है कम आएंगी, और उनको जो बाकी के विधायक लेकर के उनकी सरकार बन पाएगी। उन्होंने हालांकि शिवसेना के साथ तो युति कर रखी थी, लेकिन ये सब होते हुए भी वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि उनकी सीटें आई कुछ 105, और उनको जो बहुमत चाहिए था वो 144 या ऐसा कुछ था, जिसमें कुछ लगभग 40 सीटों का फर्क पड़ रहा था। अब वो उनके लिए मैनेज करना नामुमकिन था। हालांकि वहाँ ऐसा कुछ हुआ कि वहाँ के एनसीपी के अजीत पवार को लेके उन्होंने सुबह सुबह कुछ शपथ विधि की वगैरह। खैर वो जाने दीजिए, वो इतने महत्व का विषय नहीं है, उसे हम जाने देंगे। तो ये नतीजा उसका ये हुआ कि जब शिवसेना ने और शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं ने देखा कि इनके खुद के देवेंद्र फडणवीस के पार्टी के कार्यकर्ता उनसे नाराज हैं, जब उनके साथ न्याय नहीं हो पाया है तो ये दूसरे पार्टी के साथ क्या न्याय करेंगे और समाज के साथ और जनता के साथ क्या न्याय करेंगे। तो इसके लिए इनके साथ सरकार नहीं बनानी है। तो उन्होंने अपने जो उनके पार्टी के जो नेता हैं संजय राउत, उनके द्वारा शरद पवार को संपर्क किया गया, कांटेक्ट किया गया, और वहाँ पर कांग्रेस को लेकर के उन्होंने वहाँ महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई। हमारा बिल्कुल भी ये कहना नहीं है कि ये जो सरकार बनी ये सही है, या लोगों के साथ में जो लोगों के सामने जाके नरेंद्र मोदी का जो फोटो दिखा करके जो मत मांगे वो जो है वो धोखाधड़ी उन्होंने नहीं की है जनता के साथ, ऐसा हमारा बिल्कुल भी कहना नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि उसके बाद आज तक वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो परिस्थिति है, क्योंकि वहाँ पर आप एक बात और गौर करें कि वहाँ पर आने वाले समय में, क्योंकि आपको हम और भी प्रदेशों की बात बताने वाले हैं क्या क्या हुआ है, लेकिन उसके पहले महाराष्ट्र का विषय खत्म करें कि वहाँ पर वहाँ के कई नगर पालिका और महानगर पालिका यानी बहुत बड़े बड़े नगर पालिका और महानगर पालिकाओं के चुनाव आने वाले साल यानी 2022 में शुरुआत में होने जा रहे हैं। और वहाँ पर
जो है ऑलरेडी ये 2019 में नतीजा भोग चुके हैं, क्योंकि वहाँ के निष्ठावंत कार्यकर्ता उतरे नहीं और उन्होंने मतदान करवाया नहीं। अपने अपने जो उनके विश्वास के लोग होते हैं उनका मतदान वो कराते हैं। और ये जो नेता आए हुए हैं इनके तो कार्यकर्ता हो या ये हो, ये 50-100 लोग छोड़िए, अब 25 लोग भी जो है पोलिंग बूथ तक नहीं लेके जा सकते मतदान करवाने के लिए। तो ऐसे लोगों को सब अच्छी अच्छी जगह दी गई और अच्छी अच्छी पोस्टिंग और गवर्नमेंट के इस पर जो है नियुक्ति की गई थी। लेकिन जो कैपेबल हैं और जो अनुभवी हैं और जो सक्षम भी हैं उनको कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने काम भी नहीं किया इस चुनाव में, जिसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी भुगत चुकी है। और ये इसकी दखल लेने के बजाय काम कुछ और ही उल्टा चल रहा है। आपकी बार आने वाले चुनाव हैं उसमें भी शायद ये सक्षम कार्यकर्ता जो निष्ठावंत है वो बिल्कुल काम नहीं करेंगे, उतरेंगे नहीं। और इसका नतीजा भी आने वाले बड़े बड़े नगर पालिका और महानगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में जरूर भोगना पड़ेगा। लेकिन आपको एक और बात बता दें, ये 2019 के बाद अब जब वेस्ट बंगाल में इसी साल चुनाव हुए थे तो इस चुनाव में जो परिणाम आए वो सबने देखे। और वहां पर भी इसी तरह का कारण कुछ सामने आ रहा है कि जो तृणमूल महिला कांग्रेस है ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली, उनके जो भी कुछ कार्यकर्ता या नेतागण वो भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने प्रवेश किया और उनको भी जो है ऊपर के पद और नियुक्तियां दी गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो निष्ठावंत कार्यकर्ता थे, जिनकी की पात्रता थी, जिनके की एलिजिबिलिटी थी कि उनको उस लेवल के पद दिए जाए और उनको उस तरह की जवाबदारियां दी जाए, उन्हें नहीं दिया गया। तो वो हो गए डिमोरलाइज हो गए, यानी उनका मन जो है वो छोटा हो गया और वो पार्टी पर से विश्वास उनका उठने लगा। तो उन्होंने उस चुनाव में ज़्यादा भाग नहीं लिया, या तो शायद दिखाने के लिए उन्होंने सिर्फ काम किया होगा, लेकिन असलियत में जो काम कहा जा सकता है चुनाव में वो सब उन्होंने नहीं किया, जिसका नतीजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। उनकी कई सीटें और आनी चाहिए थी, नहीं आई। बहरहाल जो भी 2 से 70 आए ये भी कोई कम नहीं आए, लेकिन और ज़्यादा आ सकती थी। लेकिन इस तरह का जो बर्ताव कार्यकर्ताओं के साथ जब होता है तो, या उनके नेताओं के साथ जब होता है तो वही होता है। अगर आप महाराष्ट्र में देखोगे तो कई निष्ठावंत नेता जो है वो साइडलाइन किए जा चुके हैं पिछले 4 या 5 सालों में। खैर, तो ये था पश्चिम बंगाल। अब इसी तरह की कुछ जो गतिविधि है वो केंद्र के स्तर पर शुरू होती हुई दिख रही है। और ये जो जितेंद्र प्रसाद जो आए हैं वहाँ से कांग्रेस से, वो इस तरह के नेता हैं कि जो कि गांधी परिवार के एकदम नज़दीक और उनके निष्ठावंत रहे हैं और उनके बहुत ही लॉयल रहे हैं। तो अब यही हाल अगर केंद्र में हो रहा है तो इसका नतीजा ये होगा कि जो भी अनुभवी नेता कई प्रदेशों में हैं, प्रदेश स्तर पर काम कर रहे हैं, जिनकी की पात्रता है कि उनको केंद्र में लिया जाए और या फिर केंद्र सरकार में लिया जाए या संगठन में केंद्र में लिया जाए और उनको वहाँ की जवाबदारी दी जाए उनको। अगर क्योंकि ये जो आए हैं तो ये ज़रूर अपना पूरा ग्रुप लाए होंगे, इनके कार्यकर्ता होंगे, उन्हें अच्छी अच्छी जगह दी जाएगी। वो शायद गवर्नमेंट के मंडल, महामंडल हो, कमिटीज़ हों, जो भी हों, तो वो दी जाएगी। तो जिसका नतीजा ये होगा कि बहुत सारे जो निष्ठावंत नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो डिप्राइव हो जाएंगे और उससे वो नाराज़गी और बढ़ेगी, क्योंकि वो नेता डिप्राइव हुए तो उनके कार्यकर्ताओं के साथ भी ये नाइंसाफ़ी गिनी जाएगी। उनके कार्यकर्ता भी जो है वो डिमोरलाइज होकर वो काम नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो गलत दिशा में जा रही हैं, इसको सही रास्ते पे लाना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह की गतिविधियाँ, इस तरह का काम करना बंद करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और ये देश हित में भी है और समाज के हित में भी है और सरकार के हित में भी है। और भारतीय जनता पार्टी एक संगठन करके भी उनके ये विषय हित में है कि उन्होंने इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए। और इस तरह से अगर वो करते रहे तो आने वाले चुनाव में उसका नतीजा उनको भोगना पड़ेगा। उनको लगता है कि मोदी जी की जो फोटो देखकर या शक्ल देखकर या नेतृत्व देखकर लोग अपने आप पोलिंग बूथ में जाके मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मतदान देंगे, ये उस गलतफहमी में रहना उन्होंने सही नहीं है। क्योंकि देखिए, हर इंसान अपने अपने कामों में रहता है, कौन मतदान करने जाएगा नहीं जाएगा, ये जिस तरह से संगठनात्मक तरीके से हो रहा था उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उसी वजह से फ़ायदा हुआ है आज तक। लेकिन इसके ये सब बंद होने के बाद इसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। इसकी दखल लेना भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व बैठा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनकी जवाबदारी है, इनका काम है। और अगर आप जो सुन रहे हैं, आप अगर कार्यकर्ता हैं तो आप सोचिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। और अगर आप सामान्य आम इंसान हैं तो आपको ये जानकारी ज़रूर मिल चुकी है कि राजनीति में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है और किस तरीके से चलना चाहिए। तो एज अ कार्यकर्ता या एज अ सामान्य जो इंसान या मनुष्य,
आप जोर लगा सकते हैं कि राजनीति में किस तरह के बदलाव आना और लाना जरूरी है और देश का हित किस में है, क्योंकि सबसे पहले देश, जैसे मोदी जी ने कहा है कि सबसे पहले देश, उसके बाद संगठन। तो यही चीज़ के ध्यान में रखते हुए इसी चीज़ को हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि ये सब चीज़ के लिए जो है, इस बदलाव लाने के लिए जो भी दबाव लाना जरूरी है, वो एज आम इंसान हो या पार्टी का कार्यकर्ता हो, आप सब कृपया करके ये सब कीजिए और ऐसा कुछ दबाव लाइए कि इस तरह के गलत काम ना हो और संगठन के जो निष्ठावंत हैं वो उनके साथ न्याय हो, वो चाहे कोई भी संगठन हो। लेकिन सवाल ये है कि जो गलत है वो गलत है, संगठन कोई भी अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चीज़ गलत होती है वो गलत होती है। तो इस वजह से आप सभी से निवेदन है कि आप ज़रूर अपने अपने स्तर से और अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से कुछ इस तरह का प्रेशर लाए कि इस तरह के गलत काम बंद किए जाएं और लोगों को गुमराह करना बंद किया जाए, कार्यकर्ताओं को जो दिशा भूल कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, वो बंद किया जाए और सभी कार्यकर्ताओं के साथ इंसाफ हो, क्योंकि कार्यकर्ता भी इस देश के और जिस भी प्रदेश में रहते हो उस प्रदेश के नागरिक है और उनका भी जो उन्होंने निष्ठा रखी है उसके लिए उनका भी अधिकार बनता है, उनका जो हक है वो उन्हें मिलना चाहिए। और समाज जो है, अगर कार्यकर्ता नाराज है तो समाज तक तो वही ले जाता है कार्यकर्ता हर चीज़ को, सही जानकारी या गलत जानकारी। तो इस जो मशीनरी है ये पूरे समाज की, उसे खराब नहीं किया जाए, उसे डिमोरलाइज नहीं किया जाए और इसी तरह से जो है समाज भी खुश रहेगा और सब कुछ देश में सही चलेगा। तो ये पूरा जो आपने वीडियो देखा इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि आप ज़रूर अपनी तरफ से जो सही बात है वो केंद्र तक या केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाएं और इस तरह का कोई गलत काम ना हो, इसकी जो है प्रिवेंटिव एक्शन उसके लिए जो लेनी चाहिए आप उसकी व्यवस्था कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी की बात है। खैर, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सही सही जानकारी सही सही समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।